अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्टिंक्शन पॉइंट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फर्क दोनों में है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट है एंड बैलेंस शीट है। और उसके साथ हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की जब आप बात करते हैं कि कॉस्ट कितनी कॉस्ट है टोटल प्रोडक्शन की या पर यूनिट कॉस्ट जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम ये पॉइंट तय करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से फर्क है, कौन कौन से पॉइंट हम फर्क के तौर पे हम बयान करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक होती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वो रकम होती है जो तमाम के तमाम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिला के एक जगह इकट्ठी की जाती है, वो हमारी टोटल कॉस्ट होती है। तो और उसके अलावा हमारे पास फिर डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, हमारे पास मैनेजमेंट की कॉस्ट है, हमारे पास प्रोडक्शन की कॉस्ट है, हमारे पास लेबर की कॉस्ट है, तो हम इसकी पर यूनिट के हिसाब से भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जब हम टोटल कॉस्ट को सबमिट करेंगे एक जगह पे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि फील्ड ऑफ कंसर्न। जब हम इस चीज की बात करते हैं, इस पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट कि हमारे पास फील्ड ऑफ कंसर्न के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसमें क्या फर्क है। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो यूज किस लिए होती है, यूज फॉर इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लेबर यूनियन, फाइनेंशियल एनालिसिस और गवर्नमेंट एजेंसी, और इसके अलावा हमारे इंटरेस्टेड ग्रुप होता है कि जो ग्रुप जो हमारे बिजनेस के अंदर हम इंटरेस्ट ले रहा होता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा फील्ड ऑफ कंसर्न के अंदर हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है यूज होती है, एक इन्वेस्टर यूज करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हमारे पास क्रेडिटर यूज करते हैं, फिर लेबर यूज करती है, और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है और गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती है, और इंटरेस्ट ग्रुप जो उसको यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम ये देखते हैं कि अकोमोडेटिंग क्या अकोमोडेटिंग एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज बाय द मैनेजर, कि मैनेजर जो होता है वो अंदरूनी तौर पे ये देख रहा होता है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से उसका एनालिसिस करता है और कैलकुलेट किस तरीके से करता है, उसको अकोमोडेट एनालिसिस इन कॉस्ट इंफॉर्मेशन किस तरीके से करता है। कि एक मैनेजर जो होता है उसको यही पॉइंट ध्यान में रखना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट की क्या रेशियो है, हमारे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, और कौन से डिपार्टमेंट में कॉस्ट कितनी है। तो उसके अंदर फिर ये देखते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट कॉस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्यादा कॉस्ट है, रॉ मटेरियल में कॉस्ट ज्यादा है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट ज्यादा है, किस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन प्रोडक्ट जो होती है हम प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर ये देखते हैं कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास कॉस्ट ज्यादा है। फिर मैनेजर जो इंटरनल है उसको कंट्रोल करता है। फिर हम ये देखते हैं कि जनाब ये हमारे पास पर्पस है, तो हम ये किस लिए इसका फर्क बयान करते हैं, किस लिए हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा मकसद क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए तैयार करते हैं, उसका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, कि प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। फिर उसके अंदर हम ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस का उसका दूसरा जो मकसद है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास टोटल अखराजात कितने और टोटल इनकम कितनी है। और फिर उसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन होती है, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी प्रॉफिट। हमारे साइड हम ये देखना होता है कि हमारे पास
क्या फर्क किया है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर हम बैलेंस शीट को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा पर्पस ये होता है, पर्पस ये है कि प्रॉफिट पर्पस ये है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट की क्या पोजीशन है और प्लस लायबिलिटीज की क्या सी पोजीशन है, उसके अंदर लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं कि लायबिलिटीज के अंदर पोजीशन कौन सी होती है हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास पीरियडिकली ऑफ रिपोर्टिंग, जब हमारे पास रिकॉर्डिंग की बात करते हैं उसके अंदर फिर हम रिकॉर्डिंग को कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग के अंदर कौन सी पोजीशन होती है कि हम इसको फाइंड आउट कर थर्ड नंबर पे फाइंड आउट करते हैं। रिगार्डिंग का ये होता है कि टोटल रिकॉर्ड जो होते हैं हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि किस तरीके क्लासिफाइंग रिगार्डिंग एनालिसिस होता है ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। तो हमारे पास एक चीज आती है कि रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है। फिर हम जब इसको रिकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये चीज होती है कि हमारे पास क्लासिफाई करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं of the transaction for calculating the cost, कि किस लिए तमाम का तमाम डाटा किस लिए कैलकुलेट किया जाता है, वो कॉस्ट को कैलकुलेट कॉस्ट को डिफाइन आउट कर कैलकुलेट किया जाता है कि कॉस्ट को किस तरीके से डिफाइन करना है। तो हमने कॉस्ट को ये देखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर हम किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट कर तमाम का तमाम डाटा हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस डाटा को फिर रिकॉर्डिंग को उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन फिर उसका एनालिसिस किया जाता है तमाम के तमाम ट्रांजैक्शन का आया कि हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो तमाम रिकॉर्ड से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है। ये फाइनेंशियल पोजीशन हम देखते हैं कि उसका कितनी क्या एक्सपेंस कितने हैं, हमारे पास इनकम कितनी है। तो उसके अंदर हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी ले सकते हैं, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ले सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर को और बैलेंस शीट को भी रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं। तो तमाम का तमाम डाटा जब रिकॉर्डिंग में लाया जाता है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उसके अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट देते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखते हैं। तो इसके अंदर जब हम कॉस्ट की इसके अंदर रिकॉर्डिंग में बात करते हैं वो यही होते हैं कि क्या करते हैं कि यूज फॉर कैलकुलेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, तमाम के तमाम एक्सपेंस होते हैं हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक्सपेंस क्या चीज है, एक्सपेंस कितने हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिकॉर्डिंग का पोजीशन क्या है, रिकॉर्डिंग को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर हम एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट, जब हम एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट की बात करते हैं कि इसके अंदर हमने किस तरीके से उसका कायम करना होता है कि कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एज ए होल, कि हम तमाम के तमाम जब एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट की बात करते हैं तो टोटल के टोटल हमने ये कैलकुलेट करना कि प्रॉफिट कितना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना प्रॉफिट है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट हम ये तयन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है और कितनी वैल्यू से हुआ है और कितना हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितने हैं। तो टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट वाइज भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर हम डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हम फिर कैलकुलेट को भी देखते हैं कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है। जब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट का भी तयन करना पड़ता है, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टोटल कॉस्ट कितनी है। फिर हम उसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, फिर हम उसको यूनिट पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके साथ साथ टोटल कॉस्ट करने के अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट कितना है। किस इस तरह जब इसका तजिया करते हैं तो तमाम के तमाम पहले हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल सेल में से हमारी जितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको मनफी कर देंगे। तो टोटल हमारे फार्मूला तो यही है कि हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मनफी करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि कंट्रोल। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो लाजमी बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम प्रोडक्शन ले रहे होते हैं तो उसके अंदर बात आ जाती है कि कंट्रोलिंग, कि कंट्रोल किस तरीके से करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। और उसके अगर कॉस्ट है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, डिपार्टमेंट वाइज इंक्रीज हो रही है, ये यूनिट वाइज इंक्रीज हो रही है, तो उसके मुख्तलिफ प्रोसीजर तैयार किए जाते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाता है, एक एक पॉइंट को देखा जाता है, एक हर डिपार्टमेंट को चेक किया जाता है कि किस लेवल पर कौन सी कॉस्ट किस तरीके से बढ़ रही है, फिर उसको हम कंट्रोल करते हैं
क्या है कि हमारे एसेट की वजह से, कि हमारे एसेट, हमारे जितनी भी मशीनरी है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कि हम ये देखते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल का मसला है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास लेबर का कोई मसला है, उसके अंदर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोल के लिहाज से उस तमाम सेक्शन को हम फिर जज करते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम, फिर उस चीज को कंट्रोल किया जाता है। कि हमारे मैनेजमेंट सही नहीं है तो मैनेजमेंट को कंट्रोल किया, रॉ मटेरियल ठीक नहीं है तो फिर रॉ मटेरियल बेस्ट यूज करें। और उसके बाद हमारे पास अगर मशीनरी को प्रॉब्लम आ रहा है कि मशीनरी ओल्ड है, वो प्रोडक्शन इतनी नहीं दे रही जो कि उसको देने चाहिए था, उसकी डेप्रिसिएशन के वैल्यू का मसला है, तो फिर हम ये कंट्रोल करते हैं, फिर इस तरीके से हम इस तमाम प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से हम, इस मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि हमारी कॉस्ट वो मिनिमम होनी चाहिए, ये सूटेबल होना चाहिए ताकि हमारे प्रॉफिट की रेशियो जो है वो बेहतर हो सके। फिर हम ये देखेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग। तो हम इसके अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पोजीशन है, हमारे पास कॉस्ट की पोजीशन क्या है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन क्या है। तो इसके अंदर हम एक पीरियड ले आते हैं, एक पीरियड जो होता है वो हम मंथली बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आफ्टर 6 मंथ में भी इसकी रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हैं। मकसद होता है कि हमने रिपोर्टिंग करनी होती है, कि रिपोर्ट के अंदर हमने ये देखना है कि इस कितने लिहाज से पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, कि हमने 1 माह के बाद हमने ये तयन करना है, अपने रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर 6 मंथ के बाद हम तैयार करते हैं, या साल के बाद हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या पोजीशन है, कि हमारे पास प्रॉफिट की क्या पोजीशन है, हमारे पास कॉस्ट की क्या पोजीशन है, हमारे पास फाइनेंशियल, हमारे पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फिर वो चेक करते हैं, उसके अंदर एसेट की और कॉस्ट ऑफ गुड्स और इनकम स्टेटमेंट की क्या पोजीशन है, तो फिर हम वो कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर। हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कि हम प्राइस का तायन किस तरीके से करते हैं। कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी के अंदर एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो तयन करता है वो इस तरीके से करता है कि वो कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैलकुलेट करता है कि आया कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के अलावा फिर वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी को देखता है और टोटल कॉस्ट को देखता है, फिर उसके लिहाज से वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करता है कि उस टोटल कॉस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, उन यूनिट के हिसाब से, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट के यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिहाज से वो देखता है कि इसकी प्राइस को किस तरीके से तय किया जाता है। डियर स्टूडेंट, हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस के अंदर जितना भी उसके यूनिट या आउटपुट होता है, ये यूनिट होता है, उस एक यूनिट या एक एटम की जो प्राइस होता है वो तमाम के तमाम कॉस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करता है और उसके बाद उसकी कॉस्ट को तयन करता है कि उसकी कॉस्ट, हमारे पर यूनिट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसके साथ वो हर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करता है और उस कॉस्ट के बिहाफ पे फिर वो उसकी रिटेल प्राइस करता है और फिर उसकी होलसेल प्राइस का तयन करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत अहम हमारे पास पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कि वो प्राइस को किस तरीके से, लाजमी बात है कि वो टोटल फर्स्ट ऑफ जो है प्रोडक्शन के अंदर तमाम डिपार्टमेंट की जो होती है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है, उसके अंदर उसकी रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है, फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है, उसके बाद फिर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर वो ये देखता है कि हमारी ओरिजिनल हमारी कॉस्ट जो है एक एटम, ये एक एटम पर एक प्रोडक्ट पे कितनी है, और उसके बाद उसको तमाम सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंस उस पे ऐड करके उसकी सेल प्राइस जो तय करता है उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट का मार्जिन भी ऐड करता है, फिर वो पर यूनिट कॉस्ट जो है उसकी फिर सेलिंग प्राइस जो होती है फिर उसके अंदर सेल प्राइस का तयन करता है ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और उसके साथ उसके तमाम अखराजात भी रिकवर हो सकें। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग होती है। तो इस पॉइंट के अंदर हम ये देखते हैं कि तमाम के तमाम बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर टोटल कॉस्ट को मद्देनजर रखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को, फाइनेंशियल लिहाज से, कि फाइनेंस के लिहाज से उसके पास जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर तमाम के तमाम एक अंदाजा लगाया जाता है कि हमने ये बिजनेस किस तरीके से करना है, इसके लिए फाइनेंस की कितनी जरूरत है, और उसके अंदर तमाम के तमाम एक प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग के अंदर फिर वो डिसीजन लेता है कि इसको किस तरीके से आगे मूवमेंट में
लेकर आना है, तो उसकी कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करना है और उसके इंटरनल लेवल पे उसका ऑडिट किया जाता है और उसको बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है और उसकी कॉस्ट को कोशिश की जाती है कम से कम होनी चाहिए। तो ये हर मैनेजर जो इंटरनल लेवल पे कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, वो इसके लिहाज से एक प्लानिंग बनाता है, वो हर डिपार्टमेंट का तजिया करता है और उसके लिहाज से उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है और फिर ये देखता है कि पर हेड के लिहाज से, पर डिपार्टमेंट के लिहाज से कॉस्ट देखता है, जहां से भी उससे प्रॉब्लम होती है वो उसको कॉस्ट को फौरन तौर पे कंट्रोल करता है, उसकी कमी पेशी को कंट्रोल करता है और वो प्लानिंग करता है कि हमारी एक सूटेबल कॉस्ट होनी चाहिए प्रोडक्शन की, ताकि मार्केट के अंदर एक बेहतर तरीके से उसकी प्राइस के लिहाज से प्रोडक्ट को सेल किया जाए और आसानी से उसकी कॉस्ट को भी कवर किया जा सके। तो उसके लिए मैनेजर जो होते हैं इंटरनल लेवल पर उसकी प्लानिंग करता है। फिर हम देखते हैं मैनेजरियल डिसीजन। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि तमाम के तमाम जो डिसीजन बिजनेस के अंदर होते हैं वो हमारे मैनेजर ले आते हैं, डायरेक्टर होते हैं बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्शन और उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो मैनेजर, डायरेक्टर होते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, मटेरियल मैनेजर होते हैं। तो उसके अंदर तमाम के तमाम ये लोग होते हैं, वो बैठ के एक मीटिंग के अंदर डिसीजन लेते हैं, एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से कवर की जा सके और उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट एक ऐसे सूटेबल होनी चाहिए कि उसको सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आ सके। और जो जितने भी हमारे पास मैनेजरियल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो यही डिसीजन कर होते हैं, वो यही जो है ये फैसला करते हैं कि आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे प्रोडक्शन कंपनी जो है, हमारी इंडस्ट्रियल जो है वो किस लिहाज से हमें उसको बेहतर से बेहतर क्वालिटी के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से किस तरीके से उसको कवर करना है कि उसकी इनकम भी बेहतर होनी चाहिए, एक्सपेंस कंट्रोलेबल होने चाहिए और उसके बाद क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर उसकी कॉस्ट सूटेबल होनी चाहिए। फिर उनके जो है बैलेंस शीट के अंदर उसकी लायबिलिटी एसेट क्या है उसकी पोजीशन भी बेहतर होनी चाहिए। और असल बात जो आती है हमारे इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, हम कॉस्ट की बात करें कि ये मैनेजमेंट जो होती है वो के तमाम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेकर जब रॉ मटेरियल लेती है आगे मार्केटिंग सेल करने तक एक एक स्टेप को कंट्रोल कर रही होती है मैनेजमेंट। फिर उसके आगे डिसीजन, सपोज अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है तो इंटरनल लेवल पे जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो एक डिसीजन लेती है कि किस जगह पे प्रॉब्लम हुई है, फिर उस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ताकि क्वालिटी की क्वांटिटी के लिहाज से उस कॉस्ट को कवर किया जा सके और उसको सही तरीके से हैंडल किया जा सके और उस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। हर ऑर्गेनाइजेशन का असल जो मकसद होता है डियर स्टूडेंट वो ये होता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो मुनासिब होनी चाहिए और उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। तो इस तरीके से असल में तमाम के तमाम बिजनेस जो होते हैं उसके अंदर मेन उसका एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो ठीक है, उसके साथ साथ वो स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटी जो होती है उसके साथ क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसको प्रॉफिट के लिहाज से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना होता है। तो डियर स्टूडेंट जी हमारे एक थ्योरेटिकल के लिहाज से हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास कौन सा डिफरेंस है। जैसे मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हम से शेयर करें कमेंट्स में, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे।